दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं अपने इस विशेष बुलेटिन के साथ। जी हां, न्यूज एट 10 लेकर आपके लिए कई बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन आइए उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज शाम 7 बजे देश के नाम होगा राष्ट्रपति का संबोधन। 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पूरा देश सुनेगा भारत के विकास गाथा की दास्तान। 1947 में आज हुए देश के बंटवारे और संघर्षों को याद करने का है दिन। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर प्रधानमंत्री ने विस्थापन का दंश झेलने वालों को किया नमन। प्रधानमंत्री के आग्रह पर तिरंगे के रंग में रंगा पूरा देश। हर घर तिरंगा अभियान की देश भर में मची धूम। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने मचाई तबाही। सोलन में बादल फटने से 7 लोगों की मौत। शिमला में भूस्खलन होने के कारण 25 से 30 लोगों के दबने की आशंका। राज्य में आज सभी स्कूल बंद। आज चंद्रमा के और नजदीक पहुंचेगा चंद्रयान 3। तीसरी बार घटाएगा अपनी ऑर्बिट। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होगा लैंडर। फीडे विश्व कप में भारतीय शतरंज खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। डी गुकेश, अर्जुन अरिगासी और आर प्रज्ञानंदा ने शानदार जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में बनाया स्थान। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण हाहाकार मचा हुआ है। आज भी 7 जिलों शिमला, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति और किन्नौर के लिए मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन सभी इलाकों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। नदी किनारे के कई एक इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण हिमाचल के ज्यादातर इलाकों में बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है। आम लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। राज्य के सभी स्कूल बंद हैं। तेज बारिश के कारण सोलन में बादल फटने से 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 5 लोगों के शव अभी तक निकाले गए हैं। बाकियों की तलाश लगातार जारी है। यहां कंडाघाट उपमंडल की ममलीग उप तहसील के जड़ौन गांव में देर रात 1:30 बजे बादल फटने से कई घर बह गए। हालात अब भी यहां पर इतने खराब है कि मौके तक पहुंचने के लिए चारों तरफ से सड़कें बाधित है। लोक निर्माण विभाग को इसके लिए सूचित किया गया है। फिलहाल स्थानीय ग्राम पंचायत के उप प्रधान अपनी ओर से राहत कार्य कर रहे हैं। वहीं राजधानी शिमला में भूस्खलन होने के कारण 25-30 लोगों के दबने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य में मरने वालों की संख्या 264 हो गई है। भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से राष्ट्रीय राजमार्गों सहित लगभग 500 सड़कों को नुकसान पहुंचा है। सुकेती खड्ड का जल स्तर बढ़ने से मंडी जिले के नेरचौक और बल्ह जलमग्न हो गए हैं। राजधानी शिमला में बिजली आपूर्ति प्रभावित है। तो वहीं पराशर के लिए जाने वाली सड़क पर बागी नाला पर बना पुल भारी बारिश के कारण बह गया है। मंडी और आसपास के इलाकों में 200 से ज्यादा पर्यटकों के फंसे होने की आशंका बताई जा रही है। हमीरपुर जिले में रात भर से हो रही मूसलाधार बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। वहीं लगातार हो रही बारिश से सुजानपुर शहर जलमग्न हो गया है। और शिमला से हमारी संवाददाता नंदिनी मित्तल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। नंदिनी जी, हालात जो है वहां पर अच्छे नहीं हैं। जिस तरह से लगातार जो है प्राकृतिक ये जो आपदा कह सकते हैं, आफत कह सकते हैं, वो लोगों पर टूट रही है। किस प्रकार से वहां पर जन सामान्य अपनी जिंदगी को जी रहा है, क्या कुछ उन्हें परेशानियां आ रही हैं और किस प्रकार वो उसमें निर्वहन कर रहे हैं? शाहना, जैसा आपने विस्तार से बताया कि अलग अलग जिलों में हालात काफी खराब है और खास करके शिमला, सोलन, मंडी ये इलाके खासे प्रभावित हुए हैं। हमीरपुर का आपने बताया
सुजानपुर का पूरा शहर जो है वो जलमग्न हो गया है। यही हालात कांगड़ा जिले में भी है। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थान आज के लिए बंद कर दिए हैं। सभी जितने भी हमारी नेशनल हाईवे हैं वहां पर वो जगह जगह बाधित हैं। यातायात जो है वो सुचारू नहीं चल रहा है। जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी सप्लाई में समस्या आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत उन इलाकों की है जहां पर बादल फट रहे हैं या फिर जहां पर जल भर गया है। खास करके मंडी से हम शहर की बात करें, वहां पर भी कल हमने देखा कि पूरा का पूरा शहर जो है वो जलमग्न होने की स्थिति में पहुंच गया है। बड़े घाटी की बात करें तो अगर हम हवाई तस्वीरें देखें तो पूरा ऐसा लगता है कि बीच में सड़क जा रही है और आसपास पानी ही पानी है। यही हालात सोलन में भी है जहां पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। आज सुबह भी 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। शिमला की अगर बात करें तो समर हिल का इलाका है, दूरदराज का इलाका है, लेकिन यहाँ पर भी 25 से 30 लोगों के दबे होने की का समाचार आ रहा है। हालांकि 5 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। राहत कार्य जारी है, लेकिन तेज बारिश के कारण राहत कार्य भी नहीं किया जा रहा है। जगह जगह अगर सड़कों की बात करें तो न केवल खंबे, बिजली के खंबे, बिजली की जो तारे हैं वो सड़क पर जो है हादसे को न्योता दे रही हैं। जो पेड़ है वो उखड़कर सड़क पर बिखरे हुए हैं, चट्टानें खिसक रही हैं। तो हालात बहुत अच्छे नहीं है और ये चिंता का विषय, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। नंदिनी जी, ये जो हिमाचल प्रदेश है काफी पर्यटकों के लिए भी पसंदीदा जगह है जहां वो घूमने के लिए जाते हैं और खासतौर पे ऐसे मौसम में जाते हैं। ऐसे में पर्यटकों के लिए क्या कुछ व्यवस्था, क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं ताकि उनको परेशानी ना हो? आज सुबह ये समय समाचार मिला था कि पराशर झील के इलाके में, ये मंडी जिले का इलाका है और यहाँ पर झील को देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक जाते हैं। खास करके मोटरसाइकिल पर बहुत सारे युवा वहां पर पहुंचते हैं। ये इलाका जो है पूरा का पूरा शेष राज्य से कट गया है। वहां पर भूस्खलन हो गया है और यहाँ लगभग 200 पर्यटकों के फंसे होने का समाचार है। यही बात अगर हम लाहौल स्पीति की करें जहां पर कभी भी इस मौसम में बारिश नहीं होती थी, या किन्नौर की बात करें, वो वे सड़कें भी अवरुद्ध हैं। तो सभी पर्यटकों को पुलिस ने और प्रशासन ने ये जो है एडवाइजरी जारी की है कि जब तक जरूरी ना हो इन इलाकों से बचें और ना आए, ताकि वहां पर अगर आप फंस जाते हैं तो वहां पर ना तो बिजली है ना पानी है और ऐसे में आपके लिए अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे में नंदिनी जी, जो पर्यटक फंसे हुए हैं या फिर जो आमजन फंसे हुए हैं, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था प्रशासन द्वारा किस प्रकार हो पा रही है? अभी इस तरह से कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो या फिर जो स्थानीय लोग हैं वो भोजन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन क्योंकि इतनी बड़ी आपदा में घिर गया है, सड़कों को दुरुस्त रखना है, सेब का सीजन चल रहा है, वहां से ही ट्रकों को पहुंचाना है ताकि सेब बागवानों को खासा नुकसान ना पहुंचे। 4500 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था का प्रश्न है। अगर सेब की हम व्यापार को देखें तो सड़कों को सुचारू बनाए रखना और चीजों को सामान्य बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्रशासन हालांकि सड़कों पर है, लेकिन आपदा के सामने शायद प्रशासन का कोई बस नहीं चल रहा है। तो कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं, कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जो ज्यादा संवेदनशील हैं और जहां पर लोगों को ये अपील की जा सकती है कि वो इन इलाकों में खास तौर से ना जाएं? अगर हम शिमला चंडीगढ़ की बात करें, कल भी जब मैंने वहां जाकर देखा तो लगातार वहां पत्थर गिर रहे हैं। लोग जो है छोटी सड़कों से शिमला पहुंच रहे हैं, लेकिन वो सड़कें कोई बहुत सुरक्षित सड़कें नहीं कही जा सकती है। सिंगल लेन है, अगर सामने से गाड़ी आ जाए तो आपको बिल्कुल पहाड़ की ओर गिरना पड़ सकता है। तो ऐसे इलाकों में पर्यटकों का जान जोखिम में डालकर पहुंचना अपने आप में ही खतरनाक साबित हो सकता है।
सभी पर्यटकों से प्रशासन ने और पुलिस ने खास अपील की है, क्योंकि अगर आप फंस जाते हैं तो आपको निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती है। मौसम साफ नहीं है, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था नहीं की जा सकती है, सड़कें अवरुद्ध हैं, आप तक पहुंचा नहीं जा सकता है और पानी के सामने किसी का भी बस नहीं चलता है। ऐसे में अगर आप फंस जाते हैं तो आपको निकालना मुश्किल हो सकता है। इसलिए जान जोखिम में डालकर कुछ दिन इंतजार करें ताकि मौसम साफ हो जाए और तभी हिमाचल प्रदेश का रुख करें। नंदिनी जी, आज भी कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तेज वर्षा की संभावना है। कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ज्यादा बारिश की संभावना है? अगर हम बात करें ऑरेंज अलर्ट की, तो लगभग सभी जो इलाके हैं, सभी जिले हैं, वहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन खास कर जो है कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर और जो चंबा का इलाका है, वहां के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। और ये भी कहा जा रहा है मौसम विभाग में कि अगले 24 घंटों के दौरान इन इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है। पहले भी मैंने पिछली बार भी बताया कि सभी नदी नाले उफान पर हैं। भाखड़ा का जो बांध है वो खतरे के निशान तक पहुंच गया है। पंडोग अगर बांध की बात करें तो वहां पर भी खतरे के निशान से ऊपर ब्यास नदी बह रही है। सतलुज की बात करें तो वहाँ वो भी उफान पर है। तो इन इलाकों में सभी बांध के फ्लडगेट खोल दिए गए हैं और निचले इलाकों में जिससे खतरा पैदा हो गया है। तो सभी लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है और सतर्कता बरतने की अपील की गई है। और ये कहा गया है कि जब तक जरूरी ना हो, न केवल पर्यटक बल्कि स्थानीय लोग भी जब तक जरूरी ना हो यात्रा ना करें। तो बिल्कुल, जब तक ज़रूरी ना हो हिमाचल प्रदेश का इस समय दौरा करने से बचें। बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी मित्तल जी हमारे दर्शकों से अपडेट हमारे साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड में लगातार और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन जिले के जादून गांव में बादल फटने से 7 लोगों की जो मौत हुई है उस पर शोक व्यक्त किया है। अपने ट्वीट संदेश के जरिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि सोलन जिले की धवला उप तहसील के गांव जादौन में दुखद बादल फटने की घटना में 7 अनमोल जिंदगियों के नुकसान के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। शोक संतप्त इन परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। इस कठिन समय के दौरान आपके दर्द और दुख में हम शामिल हैं। हमने अधिकारियों को इस मुश्किल समय के दौरान प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उत्तराखंड में भी लगातार बारिश हो रही है। कल रात से हो रही भारी बारिश के कारण ऋषिकेश के आसपास के कई इलाकों में कई जगहों पर जल भरा हुआ। IDPL, श्यामपुर, गुमानीवाला, खारा स्रोत में बारिश के पानी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। SDRF की टीमें सभी जगहों पर बचाव कार्यों में लगी हुई हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। उत्तराखंड के चमोली के नगर पंचायत पीपल कोटी के मायापुर में देर रात हुई भारी बारिश से भारी नुकसान हुआ है। चमोली के जिलाधिकारी ने बताया कि पीपल कोटी में पहाड़ से भारी मलबा आने के कारण कई गाड़ियां मलबे में दब गईं और सड़कें बंद हो गईं। फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। और अब खबर अंतरिक्ष की दुनिया से है, जहां हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ने अपने सूर्य मिशन की पहली तस्वीर आज जारी की है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लॉन्ग्रेंज बिंदु 1 L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। ये वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाभ देगा। उम्मीद है कि आदित्य L1 पेलोड के सूट, कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इंजेक्शन, फ्लेयर गतिविधियों और उनकी विशेषताओं, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता, कण और क्षेत्रों के प्रसार की समस्या को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता आयशा खानम हमारे साथ जुड़ गई हैं। आयशा, एक बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि कह सकते हैं इसरो की इसको। जी हाँ, बिल्कुल शैला। देखिए, एक तरफ इसरो चांद की ओर बढ़ रहा है और 24 अगस्त को 24 या 23 अगस्त को चांद पर लैंडिंग होगी, तो दूसरी तरफ इसरो ने ये पूरी तैयारी कर ली है कि 26 अगस्त को जो सूर्य मिशन होगा इसरो का आदित्य L1, ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। तो 26 अगस्त एक और ऐतिहासिक तारीख होगी इसरो के इतिहास में, जब इसरो का आदित्य L1 सैटेलाइट जो है सूर्य की जो रहस्य है उसे स्टडी करने के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ये बहुत ही अहम, बहुत ही बड़ा कदम इसरो की तरफ से लगातार तैयारियां चलती रही है इसरो की तरफ से। देखिए, इसरो ने एक तरफ चांद को लेकर लगातार तैयारियां जोर शोर से तैयारियां की थी और लैंडिंग की तैयारियां चल रही, तो दूसरी तरफ आदित्य L1 की तैयारियों में भी इसरो जुट गया है। तो इसरो के वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा, अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। और ये जो L1 सैटेलाइट होगा, ये सूर्य के करीब लैग्रेंज पॉइंट में इसको स्थापित किया जाएगा, यानी सूर्य के करीब ऑर्बिट जो नजदीकी ऑर्बिट होगा उसमें इसको स्थापित किया जाएगा, ताकि यहाँ से ये स्टडी कर सके कि सूर्य के जो रहस्य हैं, अभी तक ऐसे कई रहस्य हैं जिसे वैज्ञानिक जानना चाहेंगे कि सूर्य में जिस तरह से जो सूर्य की ऊर्जा पैदा होती है, जो बदलाव आता है सोलर साइकिल में और मैग्नेटिक फील्ड में जो बदलाव आते हैं, ये तमाम चीजें क्यों होती है। तो ये बेहद जरूरी है साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए जानने के लिए कि कैसे इन तमाम चीजों को पढ़कर जानकर ये समझा जाए कि जो सौर मंडल है उसमें किस तरह से इसका पूरा प्रभाव होता है। इसके अलावा जो अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट्स हैं, जो अंतरिक्ष के एसेट्स हैं पूरे विश्व के, इन एसेट्स को किस तरह से ये सूर्य की जो ऊर्जा है उससे बचाया जाए, उससे कैसे एहतियात बरता जा सके। तो ये तमाम चीजें हैं आदित्य L1 स्टडी करेगा। और इसके जो अहम मुख्य पार्ट होंगी वो उसके पेलोड्स जो है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। ये तमाम चीजें आदित्य की स्टडी का हिस्सा रहेंगी और इसमें सोलर विंड पार्टिकल्स को जानने के लिए कि कैसे सूर्य में जो हम ऊर्जा देखते हैं, जो सोलर विंड कहा जाता है, ये कैसे पैदा होती है, इसका तापमान क्या क्या होता है, ये तमाम चीजें ये इंस्ट्रूमेंट्स जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जहां पर आदित्य L1 पार्क किया जाएगा यानी स्थापित किया जाएगा ऑर्बिट में, उसका टेम्परेचर होगा 5500 डिग्री। तो धरती पर ही हमें 100 डिग्री टेम्परेचर का मतलब ही होता है कि सबसे अत्यधिक टेम्परेचर, लेकिन सूर्य के करीब पहुंचते पहुंचते आदित्य L1 मिशन जो है 5500 सेल्सियस की डिग्री का सामना करेगा। और इस जगह से ये लगातार इसरो के जो ट्रैकिंग सेंटर्स होंगे, ट्रैकिंग सेंटर्स को इंफॉर्मेशन भेजता रहेगा और तमाम स्टडीज और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके तहत डेटा भेजता रहेगा। बिल्कुल, तो कई बड़े रहस्य होंगे जो सूर्य से जुड़े हुए हैं, जिन्हें दुनिया जानना चाहती है, उनसे पर्दा उठाएगा आदित्य L1। ये भी बताइए कि ये किस प्रकार से काम करेगा और कितने दिनों में ये पूरा करेगा। देखिए, आदित्य L1 मिशन की जो लाइफ स्पैन है वो इसे स्थापित होने के बाद इसको इसरो तय करेगा कि ये कब तक ये तमाम इंस्ट्रूमेंट जो है इस लैग्रेंज पॉइंट से डेटा भेजते रहेंगे। और ये जो डेटा जुटाया जाएगा, इस डेटा के तहत इसरो जो दूसरे मिशन हैं, इसरो के जो आने वाले मिशन हैं, इन मिशन में इसको इस्तेमाल करेगा इस डेटा को। तो इसरो के सामने कई बड़ी आने वाले दिनों में कई बड़ी चुनौतियां हैं। गगनयान सबसे बड़ा जो इसरो का प्रोजेक्ट है, जिसके तहत मानव जो है इसरो भारत की तरफ से पहली बार मानव को गगनयान के तहत स्पेस भेजा जाएगा। तो ये सबसे बड़ा इसरो का मिशन है। तो इससे पहले इसरो के पास ये तमाम डेटा होगा कि कैसे सूर्य की किरणें, सूर्य की ऊर्जा जो है इन स्पेस एसेट्स और इन सैटेलाइट्स पर असर करती है
और इसके लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी को तैयार किया जाए, किस तरह की टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट किए जाए और कैसे थर्मल एक्टिविटीज जो है सैटेलाइट्स के लिए वो बढ़ाई जाए। ये तमाम स्टडीज इसरो के पास जुट जाएंगी और इसके जरिए इसरो के आने वाले मिशन में कई और एडवांस टेक्निक्स का इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल। और सूर्य मिशन की बात के बाद हम बात कर लेते हैं आयशा जी चांद मिशन की। तो चंद्रयान 3 भी हर दिन नए नए आयामों को, नए नए पड़ावों को पार कर रहा है और आज तीसरी बार ऑर्बिट को अपने ऑर्बिट को कम करेगा, तो ये भी एक उपलब्धि है। जी हाँ, बिल्कुल, सबकी नजर चंद्रयान पर है और आज भी एक अहम डीऑर्बिटिंग होगा। यानी इसरो आज एक बार फिर चंद्रयान को चांद के करीब ले जाने के लिए ऑर्बिट को और नजदीक ले जाएगा चंद्रयान को, और ये जो है सिलसिला चलता रहेगा और करीब 17 अगस्त के दिन चंद्रयान जो है ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा और चांद की तरफ बढ़ने लगेगा। तो धीरे धीरे ये ऑर्बिट कम करते हुए करीब 100 मीटर की दूरी जो है 100 मीटर की दूरी का लक्ष्य जो है चंद्रयान और चांद के बीच में ये पूरा कर लिया जाएगा। तो 17 तारीख अहम पड़ाव होगा जब चंद्रयान जो है ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा और चांद की तरफ बढ़ता रहेगा। और उसके बाद चंद्रयान को कंट्रोल करने के लिए, वेलोसिटी कंट्रोल करने के लिए इसरो के वैज्ञानिक जो बेंगलोर के एस्ट्रैक टेलीमेट्री सेंटर में यहाँ से ट्रैक कर रहे हैं, तो ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसकी गति कम करते जाएंगे और फिर 23 तारीख या 24 तारीख के दिन लैंडिंग होगी। तो इसरो के लिए ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा। और इसरो ने पहले ही कह दिया है कि चंद्रयान 3 में ऐसे तमाम वो चीजें हैं, तमाम वो एडवांस टेक्नोलॉजी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है। और इसरो के चेयरमैन सोमनाथ ने ये भी कहा था कि इसरो के अगर माफ कीजिएगा, चंद्रयान के अगर 2 इंजन फेल भी हो जाते हैं तो ये लैंडिंग जो है सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी इस बार इस चंद्रयान 3 में इंटीग्रेट की गई है। तो ये इसरो के वैज्ञानिकों को पूरा विश्वास है कि इस बार की सॉफ्ट लैंडिंग में कहीं कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि चंद्रयान 2 से कई सबक सीखे हैं इसरो ने। और इस बार जैसे कि मैंने बताया, अगर गलतियां होती भी है तो लैंडर में इतनी क्षमता है, इतनी टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेटेड है कि वो इन गलतियों को पार करते हुए सॉफ्ट लैंडिंग हासिल कर लेगा। तो बहुत ही दिलचस्प समय है भारत के लिए, इसरो के लिए। 23 अगस्त और फिर 26 अगस्त को जब हम चांद और सूरज की ओर बढ़ते हुए इसरो के कदम को देखकर हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा होगा। बिल्कुल, हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा होगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है इसरो के लिए भी, भारतवासियों के लिए भी। और हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनके हौसले और जज्बे को सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद आयशा हमारे दर्शकों से इनपुट साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का ये सफर जारी है। देखते रहिए DD न्यूज। अबे देख, You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं। वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वन ग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। उनका संबोधन आज शाम 7 बजे दूरदर्शन के सभी चैनलों और आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल भी क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेंगे। आकाशवाणी से भी जुड़े क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रपति का संबोधन प्रसारित किया जाएगा। देश भर में 77वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। लाल किले के आसपास विशेष व्यवस्था की गई है और इसके चारों तरफ सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। लाल किले के आसपास लोगों की सुविधा और सुरक्षा कारणों से यातायात पाबंदियां लगाई गई हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई सड़कें सुबह 4 बजे से सुबह 11 बजे तक बंद रहेंगी। और हमारे सहयोगी संवाददाता गिरीश निशाना इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। गिरीश, देखा जाए तो बहुत सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। लाल किले के आसपास और पूरी दिल्ली में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। क्या कुछ तैयारियां हैं, आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए सहला, स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और क्योंकि जिस तरह से इस बार 2 साल के बाद बिना कोविड के ये जो है समारोह आयोजित किया जा रहा है, यानी कि इस बार काफ़ी संख्या में जो दर्शक हैं, जो लोग हैं, जो स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने आ रहे हैं वो पहुंचेंगे। तो ऐसे में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। करीब दिल्ली पुलिस ने 10,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया है ड्यूटी पर इस समारोह के लिए। इसके अलावा 1000 कैमरों के जरिए हर व्यक्ति पर नज़र रखी जाएगी। इसी तरह से एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव किया गया है दिल्ली पुलिस की ओर से, ताकि कोई भी ड्रोन लाल किले के आसपास उड़ता हुआ नज़र ना आए। इसके अलावा अगर यमुना नदी की बात की जाए तो यमुना नदी के अंदर दिल्ली पुलिस के कमांडो और गोताखोरों को तैनात किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति उस तरफ से सेंध ना लगा सके। इसी तरह अगर सामान्य रूट की बात की जाए तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने खास तौर पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है चाहे इसके अलावा कॉपरनिक्स मार्ग हो, चाहे सिकंदरा रोड हो, चाहे तिलक रोड हो, तिलक ब्रिज रोड हो, या फिर नेताजी सुभाष मार्ग हो, इन तमाम रास्तों पर केवल वही वाहन जा सकेंगे जिनके पास वैलिड लेवल पार्किंग होगा, जिनकी कार के ऊपर ये लेबल लगा होगा, वे ही वाहन इन रास्तों पर कल सुबह गुजर सकते हैं। अन्य वाहनों के लिए सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है इन रास्तों के ऊपर, खास तौर पर क्योंकि स्वतंत्रता दिवस समारोह है। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनज़र दिल्ली पुलिस ने ये कदम उठाया है। इसके अलावा अगर बात की जाए बॉर्डर्स की, यानी कि सीमाओं की, दिल्ली पुलिस ने खास तौर पर जो जितनी भी सीमाएं हैं, दिल्ली की सीमाएं हैं, उनको सील कर दिया है। रात को 12 बजे से वो पूरी तरह से सील दिखाई देंगी। वे जो जरूरी वाहन हैं या जिनके पास वैलिड लेवल पार्किंग वाली कारें हैं, वो ही वाहन दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। और इसके लिए खास तौर पर दिल्ली पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। जगह जगह दिल्ली के अंदर अगर आप सड़कों पर निकलेंगे तो अर्धसैनिक बलों के जवान आपको हथियारों के साथ देखे जा सकते हैं। तो तमाम तैयारियां इस समय कर ली गई हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे और उनके संबोधन सुनने के लिए काफ़ी संख्या में लोग लाल किले पर पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर लिए गए हैं। बिल्कुल, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। 1000 कैमरे लाल किले की सुरक्षा के लिए आसपास लगे होंगे, 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात, और उसके अलावा ड्रोन रोधी प्रणाली के जरिए भी निगरानी रखी जाएगी। कई ट्रेनों के को भी जो है उसका भी व्यवस्था चेंज की गई है। ट्रेनों के क्या कुछ है, कौन सी ट्रेन देर से चलेगी और कौन सी ट्रेन रुक रुक के चलेगी, उसके बारे में अगर जानकारी है दर्शकों के लिए।
देखिए साला, मैं आपको बताना चाहूँगा, फ़िलहाल जब ये स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा उस समय पे ट्रेनों की जो आवाजाही है, जो पुरानी दिल्ली से पूर्वी दिल्ली की तरफ जाती हैं या पूर्वी दिल्ली से या पुरानी दिल्ली की तरफ आती हैं, उनके आसपास का जितना भी एरिया है, लाल किले के आसपास से होके जो भी रास्ते हैं उनको फ़िलहाल स्वतंत्रता दिवस समारोह के समय पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। हालाँकि जो दिल्ली मेट्रो है सुबह 6 बजे से चलनी आरंभ हो जाएगी ताकि जो लोग पहुँचने वाले हैं उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो इसी तरह से अगर ये मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग लाल किले पर नहीं आ पा रहे हैं वे अपने घरों में बैठकर ही इस जो पूरे प्रसारण को देख सकते हैं। दूरदर्शन ने खास तौर पर प्रसार भारती ने इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। कुल 40 कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसमें से 5 कैमरे जहाँ राजघाट से सीधी तस्वीरें पेश करेंगे, तो वहीं 35 कैमरे लाल किले के आसपास की तमाम जो भी गतिविधियाँ होंगी, एक एक पल की जो दृश्य हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुँचाएंगे। तो जो दर्शक हैं वो अपने घरों पर बैठ के ही दूरदर्शन के माध्यम से ये सजीव प्रसारण देख सकते हैं। बिल्कुल, दूरदर्शन के माध्यम से हमारे दर्शक सजीव प्रसारण देख सकते हैं इस पूरे कार्यक्रम का। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों से अपडेट साझा करने के लिए। तो स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 15 अगस्त को दिल्ली से होकर गुजरने वाली और दिल्ली पहुंचने वाली कई रेलगाड़ियों के मार्गों में परिवर्तन किया है। इसके लिए कई रेलगाड़ियों को अस्थायी तौर पर रद्द भी किया गया है, वहीं कुछ रेलगाड़ियों को रेलवे द्वारा रोक कर चलाया जाएगा। रेलवे के अनुसार जिन रेलगाड़ियों के मार्गों में परिवर्तन हुआ है उसमें खुर्जा शुकुरबस्ती स्पेशल एक्सप्रेस और बुलंदशहर तिलक ब्रिज स्पेशल एक्सप्रेस हैं। इन रेलगाड़ियों का परिचालन 15 अगस्त को साहिबाबाद तिलक ब्रिज परिवर्तित मार्ग से होगा। वहीं जो रेलगाड़ियां अस्थायी तौर पर रद्द की गई हैं उसमें गाजियाबाद दिल्ली स्पेशल और दिल्ली गाजियाबाद स्पेशल शामिल हैं। इसके अलावा जम्मू तवी टाटानगर मुरी एक्सप्रेस, लालगढ़ डिब्रूगढ़ अवध असम एक्सप्रेस और दिल्ली गाजियाबाद स्पेशल को मार्ग में रोक कर चलाया जाएगा। सहारनपुर दिल्ली स्पेशल को लाल किले पर समारोह समाप्त होने तक गाजियाबाद और शाहदरा के बीच में ठहराव के साथ चलाया जाएगा। ऐतिहासिक लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में 50 स्कूली शिक्षक विशेष अतिथि होंगे। जी हां, शिक्षा मंत्रालय ने ऐतिहासिक लाल किले पर 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह 2023 में भाग लेने के लिए सम्मानित स्कूल शिक्षकों को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। ये ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट समर्पण और प्रतिबद्धता दर्शाते हुए युवा छात्रों के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये शिक्षक देश भर के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्कूलों में कार्यरत हैं। आज 14 अगस्त है, एक ऐसी तारीख जो भारत के लिए गहरा जख्म है। भारतीय इतिहास में आज का दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 1947 को आज ही के दिन देश का विभाजन हुआ था। इस दिन भारत और पाकिस्तान अलग अलग राष्ट्र घोषित किए गए थे। इस विभाजन में न केवल भारतीय उपमहाद्वीपीय के 2 टुकड़े हुए थे, बल्कि बंगाल का भी विभाजन कर दिया गया था। कहने को तो इसे देश का बंटवारा कहा गया, पर इस विभाजन से कई दिल भी टूट गए। परिवारों, रिश्तों और भावनाओं का भी बंटवारा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में लोगों के संघर्ष बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर याद किए जाने का निर्णय लिया। आज के दिन देश भर में बीजेपी कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आज मौन जुलूस भी निकाले जाएंगे। भारत के विभाजन की कहानी के विषय पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में होगा। इस अवसर पर भारत के विभाजन की कहानी की थीम पर आज से एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन भारतवासियों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करने का अवसर है जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया। इसके साथ ही ये दिन उन लोगों के कष्ट और संघर्ष की भी याद दिलाता है जिन्हें विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे सभी लोगों को शत शत नमन। अमित शाह ने एक संदेश में लिखा है कि 1947 में धर्म के आधार पर देश का विभाजन इतिहास में काला अध्याय है। इससे उत्पन्न हुई नफरत ने
लाखों लोगों की जान ली और करोड़ों लोगों को विस्थापित कर दिया। देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी और कई लोग आज भी इस विभीषिका का दंश झेल रहे हैं। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर उन सभी लोगों को नमन करता हूं जिन्होंने विभाजन के कारण अपनी और अपने परिजनों की जान गंवाई। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें आज के दिन 1947 में अपना सब कुछ खोने वाले अनगिनत व्यक्तियों के अथक संघर्षों और बलिदानों को श्रद्धांजलि दी गई है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, जिंदगियों का विभाजन। भारत का विभाजन अभूतपूर्व मानव विस्थापन और पलायन की एक दर्दनाक कहानी है। लाखों लोग अजनबियों के बीच विपरीत परिस्थितियों में नया आशियाना तलाश रहे थे। 2 जून 1947 को एक ऐतिहासिक बैठक में भारत का विभाजन करने की योजना पर सहमति बनी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की बैठक में सर्वसम्मति से 9 जून 1947 को विभाजन की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ। जून 1947 में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन के विभाजन प्रस्ताव को मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस ने मंजूरी दी। 14-15 अगस्त को भारत 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। इस बीच आपसी परामर्श से रेल सुविधा जारी रखी गई, जिसे बंटवारे के समय भारत और पाकिस्तान के बीच पलायन करने के लिए उपयोग किया गया। सबसे बड़ी संख्या में लोगों ने काफिलों में पलायन किया। इन काफिलों की लंबाई 10 मील से लेकर 27 मील तक बताई जाती है। इस दौरान दोनों तरफ से दंगे भड़के और हिंसा में लाखों लोगों की जान गई। मारे गए लोगों का अनुमानित आंकड़ा 5 से 10 लाख है। विभाजन की विभीषिका में अपने प्राण गंवाने वाले लाखों भारतवासियों को शत शत नमन। हरिकेश बहादुर सिंह गौतम इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हरिकेश, बेहद विभाजन विभीषिका को याद करने के लिए याद करते हुए सभी की आंखें नम हो जाती हैं। जिस तरह से असंख्य लोगों ने अपना बलिदान दिया, उनके संघर्षों को नमन करने का दिन है आज। देखिए सहला, सबसे बड़ी बात यह है कि जो विभाजन की विभीषिका कहा जा रहा है, ये उस समय की बातों को जब हम जानते हैं, लोग बताते हैं, तो निश्चित रूप से यह विभीषिका ही दिखाई देती है। अभी कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पंजाब के मुल्तान से आए हुए, वैसे तो काशी में आपको सहला मैं बताऊं कि पूरे भारतवर्ष के कोई ऐसा प्रदेश नहीं होगा जहाँ के लोग यहाँ बहुत सालों से न रह रहे हों, लेकिन आज़ादी के बाद जो मूल रूप से 2 ऐसे प्रांत थे जो आज पाकिस्तान में हैं, जो सिंध और पंजाब, जहाँ के लोग भारत में आए और बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में आए। तो उन विपरीत परिस्थितियों के बारे में अगर जब जिक्र होता है तो किस तरह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वैसा ही एक जिक्र यहाँ के जो एक व्यवसायी हैं उन्होंने किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि कैसे उनके जो पूर्वज, उनके दादाजी अपने परिवार को किस तरह से मुल्तान से, जब चूँकि संयुक्त परिवार उस समय होता था, और कैसे वो लोग यहाँ पर आए। चूँकि हरिद्वार में एक धर्मशाला के ट्रस्टी थे, तो पहले हरिद्वार में वो सारे लोग पिछड़ के फिर इकट्ठे हुए, उसमें 90 दिन लगा। फिर वहाँ से, चूँकि वाराणसी से भी उनका संबंध था, यहाँ के व्यापार वह यहाँ से भी करते थे और भी धर्मशाला था। चूँकि ये धार्मिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है, तो आज की तारीख में भी चाहे वो पूरा भारत हो, पाकिस्तान में भी जो इस धर्म को मानने वाले लोग हैं, या बांग्लादेश में मानने वाले लोग हैं, या एशिया के अन्य देशों में या पूरे विश्व में, वो काशी का एक अपना स्थान है और कनेक्शन है लोगों का। दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो सिंध प्रांत के लोग जो है, यहाँ पे एक झूलेलाल जी का भवन है जो सिंध समाज के जुड़े हुए लोगों का है। वहाँ पे एक फ़ोटो प्रदर्शनी जो उत्तर प्रदेश सूचना विभाग है वो लगा रहा है, और उत्तर प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो अभी थोड़ी देर में उसका अवलोकन करने के लिए भी जाएंगे। तो जिस तरह से दिल्ली में मुख्य कार्यक्रम है जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा, वो वहाँ पे जा रहे हैं फ़ोटो प्रदर्शनी के लिए, उसी तरह वाराणसी, काशी में
जो प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो अवलोकन करने के लिए आ रहे हैं। इसके साथ ही महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एक विश्वविद्यालय जो यहाँ का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, उसके परिसर में ही भारत माता मंदिर है। भारत माँ का मंदिर है, देश का एक नक्शा बना हुआ बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और आपको मैं बताऊं कि देसी या विदेशी पर्यटक उस मंदिर को देखने के लिए आते हैं, नमन करने के लिए आते हैं। वहाँ से एक मौन जुलूस निकलेगा जो मलदहिया एक यहाँ पे चौराहा है जहाँ पे सरदार पटेल की मूर्ति लगी हुई है। तो ये मौन जुलूस भारत माता मंदिर से निकलकर मलदहिया के चौराहे तक जाएगा, जहां सरदार पटेल को जाकर पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और इस मौन जुलूस का उद्देश्य है कि जो आज की पीढ़ी है, या उस फोटो प्रदर्शनी का भी यही उद्देश्य है कि फोटो प्रदर्शनी में लोग जाएं, उस दौरान क्या हुआ था, किस तरह की विभीषिका हुई थी, उससे परिचित हों। और मौन जुलूस के माध्यम से उन जो शहीद हुए उस समय उन लोगों को नमन करना है। साथ ही जो युवा पीढ़ी है, आज की पीढ़ी है, उसको भी ये बताना कि ये विभीषिका किस तरह की थी, उसको जाने। और दो देशों का जो एक ही देश था जिसका बंटवारा हुआ, उसका क्या असर उस समय के लोगों पे पड़ा, कितने लोगों ने अपने जीवन से हाथ धोए, कितने लोगों का व्यापार चौपट हो गया, किस तरह से पलायन करके लोगों को आना पड़ा। और वाराणसी समेत जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, कई जगह पे लोग आए और विस्थापित होकर वहाँ पे शरणार्थी बने। साला बिल्कुल, तो ये सिर्फ देशों का बंटवारा नहीं था, बल्कि दिलों का भी बंटवारा था, रिश्तों का भी बंटवारा था। और इस बंटवारे के दंश से बहुत लोग पीड़ित हुए। उन कहानियों को आज का युवा जाने, नई पीढ़ी जाने, उसे बताने की कोशिश है। उन लोगों के संघर्षों को नमन करने का दिन है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हर घर तिरंगा अभियान का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राष्ट्र हर घर तिरंगा अभियान मना रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपने आवास पर तिरंगा फहराया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी आज अपने आवास पर तिरंगा फहराया और पीएम की अपील पर हर घर तिरंगा अभियान को आगे बढ़ाया। भारतीय नौसेना के पोत Y3024 विंध्यागिरी का 17 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुभारंभ करेंगी। कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट का छठा पोत है विंध्यागिरी। विंध्यागिरी पोत का नाम कर्नाटक की पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। प्रोजेक्ट 17 क्लास फ्रिगेट्स के बाद बनाए गए युद्धपोत उन्नत हथियारों और सेंसर और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम से लैस हैं। नवनिर्मित विंध्यागिरी भविष्य में स्वदेशी रक्षा क्षमता को और मजबूत करेगा। प्रोजेक्ट 17A पोत को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा स्वदेश में ही डिजाइन किया गया है। और राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान उत्सव 2023 का आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्घाटन करेंगी। फिर 2 दिन बाद 16 अगस्त से यह आम लोगों के लिए खुल जाएगा। ऐसा पहली बार है जब उद्यान साल में 2 बार जनता के लिए खोला जा रहा है। अमृत उद्यान के लिए ऑनलाइन बुकिंग की भी सुविधा है। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान 16 अगस्त से आम जनता के लिए एक बार फिर खुलने जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आम जनता के लिए साल में दूसरी बार अमृत उद्यान को खोला गया है। इसके लिए निःशुल्क रजिस्ट्रेशन राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पर किया जा सकता है। सोमवार को छोड़कर किसी भी दिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक विजिटर यहां आ सकते हैं। There are several new attractions this time in the Udyan Utsav 2, which is Bal Vatika, Herbal Garden, Bonsai Garden,
Then there are the central lawns, lawn garden, herbal garden, spiritual garden. For the booking of slots and the entries, you can make online bookings on Rashtrapati Bhavan website, and the visitors can come directly. They can book it on self-service kiosks. This is open for the walk-in visitors. 5 सितंबर को उद्यान विशेष रूप से शिक्षकों के लिए खोला जाएगा, जिसमें देश भर के स्कूल कॉलेजों के शिक्षक शामिल हो सकते हैं। 15 एकड़ में फैले अमृत उद्यान में सैकड़ों तरह के फूल, पेड़ पौधे और औषधीय पौधे देखे जा सकते हैं। पहले यह उद्यान साल में 1 महीने खोला जाता था, लेकिन इस साल से इसे मॉनसून के दौरान भी खोला जा रहा है। 14 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्यान उत्सव 2023 का उद्घाटन करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं, जिसके बाद मुस्लिम महिलाओं की दुर्दशा और उनके जीवन में काफी सुधार आया है। इसी कड़ी में महिलाओं का बगैर महरम के हज यात्रा पर जाना भी शामिल है। इस साल 4000 से ज्यादा महिलाओं ने बगैर महरम के हज किया, जो एक बड़ी उपलब्धि है। पेश है हमारी संवाददाता रेशमा फारूकी की ये रिपोर्ट। हज की यात्रा बिना किसी पुरुष सहयोगी या महरम के बिना पूरी की है, और ये संख्या 150 नहीं बल्कि 4000 से ज्यादा है। यह एक बड़ा बदलाव है। पहले मुस्लिम महिलाओं को बिना महरम हज करने की इजाजत नहीं थी। मैं मन की बात के माध्यम से सऊदी अरब सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए मन की बात कार्यक्रम के 103वें एपिसोड में कही गई ये बातें देश में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में आ रहे सकारात्मक बदलाव के तौर पर देखी जा सकती हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि बीते कुछ सालों में हज नीति में जो बदलाव किए गए हैं, उनकी भरपूर सराहना हो रही है। हमारी मुस्लिम माताओं और बहनों ने इस बारे में मुझे काफी कुछ लिखा है। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हज पर जाने का मौका मिल रहा है। हज यात्रा से लौटे लोगों ने खासकर हमारी माताओं और बहनों ने चिट्ठी लिखकर आशीर्वाद दिया है। वो अपने आप में बहुत प्रेरक है। इस्लाम में महरम वो पुरुष होता है जो महिला का पति हो या खून के रिश्ते में हो। इस बार हज यात्रा पर अकेले जाने वाली 4314 महिलाओं ने आवेदन दिया था। आजादी के बाद साल 2018 में पहली बार भारत में महरम की अनिवार्यता को हटा दिया गया था, जिसके बाद से 3401 महिलाओं ने बिना पुरुष यानी के रिश्तेदारों या फिर महरम के बिना हज यात्रा की थी। इस बार ये आंकड़ा 4000 से ज्यादा रहा, जो अपने आप में बड़ी बात है। हज यात्रा से लौटी महिलाएं भी मोदी सरकार के इस फैसले से बेहद खुश नजर आईं। मुस्लिम महिलाएं जो अकेली होने के कारण कभी हज पर नहीं जा पाती थी, लेकिन आज केंद्र सरकार ने एक ऐसी पहल की है जिसकी वजह से महिलाएं अपने दम पर हज कर कर वापस आई हैं। और आज हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसी ही महिलाओं से कराने के लिए जा रहे हैं। आपको कैसे लगा इस बार आप पहली बार केंद्र सरकार की वजह से हज कर पाई हैं? काफ़ी टाइम से हम लोग ये सोचते थे कि अगर किसी वजह से नहीं जा सकते हैं तो ये गवर्नमेंट क्यों नहीं इस तरह का कोई कदम उठाती है। बाकी मुल्कों से तो आते थे विदाउट महरम, लेकिन यहाँ इंडिया से नहीं जाते थे। तो सरकार ने ये कदम उठाया, बहुत अच्छा लगा, और आगे भी जाने का मौका मिलेगा और लेडीज़ को। बहुत अच्छी कोशिश थी, क्योंकि बहुत से जो महिलाएं नहीं जा पाती थी, वह मैं भी काफ़ी साल से कोशिश में थी जाऊं, लेकिन इस दफ़ा मुझे मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा रहा सफ़र। लेडीज़ जो हैं इस तरह पहुंच गई कम से कम, और एक ग्रुप भी रहा हम लोगों का, जो हम लोगों ने एंजॉय भी किया और मतलब हज भी किया। भारत एक ऐसा देश है जहां हर धर्म को मानने वाले एक साथ रहते हैं। अगर बात अल्पसंख्यक मुस्लिम महिलाओं की जाए तो वर्ष 2014 के बाद से मुस्लिम महिलाओं की दुर्दशा में काफी सुधार आया है। मुस्लिम महिलाओं की आवाज को ताकत मिल रही है। एक बहुत ही अच्छा ऐसा कदम केंद्र सरकार का कि महिलाओं ने अपने दम पर हज किया है। इससे अच्छी कोई और बात नहीं हो सकती कि महिलाएं आज जिस तरह से हर एक क्षेत्र में अपना एक मकाम बना रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, उसी तरह से आज वो अपने बल पर हज भी कर पा रही हैं। मैं रेशमा, कैमरामैन शुभम के साथ डीडी न्यूज़ के लिए।
और चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। गेहूं और चावल के बाजार मूल्य को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। खुले बाजार बिक्री योजना के तहत गेहूं और चावल के स्टॉक जारी किए जाएंगे। ई नीलामी के जरिए 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल जारी करने का फैसला किया गया है। चावल का आरक्षित मूल्य 200 रुपये प्रति क्विंटल घटा दिया गया है। अब इसका मूल्य 2,900 रुपये प्रति क्विंटल होगा। खाद्य और जन वितरण विभाग ने कहा है कि ये कदम गेहूं और चावल का बाजार मूल्य घटाने के साथ साथ महंगाई को काबू करने और खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। ये भंडार चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा। आज सावन का छठा सोमवार है। देश भर के शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है। यहाँ भक्त महाकाल की विशेष भस्म आरती को देखने के लिए सुबह से ही कतार में खड़े हुए नजर आए। बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया है, जिनके दर्शन के लिए भक्त काफी दूर दूर से यहाँ पहुंचे थे। और अब बात करेंगे खेलों की। वेस्टइंडीज ने 5वें और अंतिम T20 मुकाबले में भारत को 8 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज की टीम ने सीरीज को 3-2 से अपने नाम कर लिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 165 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज ने 166 रन के लक्ष्य को 18 ओवर में 2 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। कैरेबियाई टीम के लिए ब्रैंडन किंग ने सबसे अधिक नाबाद 85 रन बनाए। पांच मैचों की T20 सीरीज के अंतिम मुकाबले के लिए भारत और वेस्टइंडीज की टीम रविवार को जब मैदान पर उतरी तो दोनों टीमों की नजर सीरीज अपने नाम करने पर थी। 2-2 से बराबर चल रही सीरीज के इस निर्णायक मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। चौथे T20 में शानदार बल्लेबाजी करने वाले भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल कुछ खास नहीं कर पाए और जल्द ही पवेलियन लौट गए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने तिलक वर्मा के साथ पारी को संभालने की कोशिश की और तेजी से रन बनाए। तिलक वर्मा 27 रन बनाकर आउट हो गए। संजू सैमसन 13 और कप्तान हार्दिक पांड्या ने 14 रन की पारी खेली। दूसरे छोर पर सूर्य कुमार ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। वो 61 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कोई भी भारतीय बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया और टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 165 रन ही बना सकी। जवाब में 166 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज के काइल मेयर्स 10 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए। हालांकि इसके बाद आए निकोलस पूरन और ब्रैंडन किंग ने कैरेबियाई पारी को संभाला और तेजी से रन बनाना जारी रखा। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 107 रन की साझेदारी निभाई। इस बीच ब्रैंडन किंग ने अपना अर्धशतक पूरा किया। पूरन को 47 रन पर आउट करके तिलक वर्मा ने इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद आए शाई होप के साथ मिलकर ब्रैंडन ने कोई और विकेट नहीं गिरने दिया और 12 गेंद शेष रहते टीम को जीत दिला दी। ब्रैंडन 85 और होप 22 रन बनाकर नाबाद रहे। इस जीत के साथ वेस्टइंडीज ने सीरीज को 3-2 से अपने नाम कर लिया। वेस्टइंडीज ने 2017 के बाद भारत के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज जीती है। टीम इंडिया ने पहली बार 5 मैचों की कोई T20 सीरीज गंवाई। भारत को 2 साल बाद किसी T20 सीरीज में हार मिली है। पिछली बार टीम इंडिया ने जुलाई 2021 में श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज गंवाई थी। इसके बाद से भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ इस सीरीज को मिलाकर कुल 13 T20 सीरीज खेली। इनमें से 11 में टीम इंडिया ने जीत हासिल की। वहीं हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भी भारत की यह पहली T20 सीरीज हार है। अब तक वह 5 T20 सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी कर चुके हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज़।
और फीडे विश्व कप में भारतीय शतरंज खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। 5वें दौर के दूसरे क्लासिकल मुकाबले के बाद क्वार्टर फाइनल के 7 नाम तय हो गए हैं, जिसमें 3 नाम युवा भारतीय खिलाड़ियों के हैं। भारत के डी गुकेश, अर्जुन एरिगासी और आर प्रज्ञानंदा ने अंतिम 8 में अपना स्थान तय कर लिया है। तो वहीं एक अन्य प्री क्वार्टर फाइनल में विदित गुजराती का सामना आज रूस के यान नेपोमनिशी से टाई ब्रेक में होगा। गुकेश ने चीन के वांग हाओ को 1.5 0.5 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। अंतिम 8 में गुकेश का सामना मैग्नस कार्लसन से होगा। वहीं अर्जुन और प्रज्ञानंदा को आपस में मुकाबला खेलना होगा। ऐसे में किसी एक भारतीय का सेमीफाइनल में पहुंचना भी तय हो गया है। महिला वर्ग में हारिका द्रोनावल्ली रूस की अलेक्सांड्रा गोरियाचकिना से टाई ब्रेक मुकाबला खेलेंगी। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में रविवार को 2 दिग्गज क्लबों के बीच रोमांचक भिड़ंत देखने को मिली। लिवरपूल और चेल्सी के बीच हुआ ये मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। नए सत्र में खिताब की दावेदार इन दोनों टीमों के बीच अपने पहले मुकाबले में शुरू से ही कड़ा संघर्ष देखने को मिला। लिवरपूल ने 18वें मिनट में गोल करके मैच में 1-0 की बढ़त ले ली। लिवरपूल के लिए ये गोल डियाज ने मोहम्मद सलाह के पास पर किया। मैच के 37वें मिनट में चेल्सी ने जवाबी हमला बोला और एक्सेल डिसासी ने गोल करके मैच को बराबरी पर ला दिया। डिसासी का प्रीमियर लीग में यह पहला गोल था। दूसरे हाफ में कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई और मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ। और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने मिसाइल उत्पादन संयंत्र सहित प्रमुख सैन्य कारखानों का दौरा किया है। खबरों के मुताबिक किम जोंग उन रक्षा कारखानों का लगातार दौरा कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर हथियारों के उत्पादन पर जोर दे रहे हैं। उत्तर कोरिया की न्यूज एजेंसी KCNA ने किम के इस हालिया दौरे की तस्वीरें जारी की हैं। किम के इस दौरे में अधिकारी भी शामिल रहे। किम जोंग उन ने कारखाने में मिसाइल लॉन्चर और अन्य हथियारों का बारीकी से निरीक्षण किया। इससे पहले KCNA ने किम की तूफान खानून से प्रभावित हुए क्षेत्रों का दौरा करने की तस्वीरें भी जारी की थी। यूरोप में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना में विस्फोट हो गया है, जिससे आकाश एक अद्भुत दृश्य में दिखाई दिया। ज्वालामुखी की बढ़ती गतिविधि के बाद इटली की राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने एक आधिकारिक बयान जारी करके कहा कि माउंट एटना एक पूर्व चेतावनी चरण में प्रवेश कर रहा है। गतिविधि की बढ़ोतरी आसन्न लावा फव्वारे की उच्च संभावना को दिखाती है। कैटेनिया की सिसिली शहर के ऊपर स्थित माउंट एटना में अक्सर विस्फोट होता रहता है। और बात करते हैं योग की, तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन आगे देखिए आप आज का योग सूत्र। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। योग में हमें लगता है अच्छा सिर्फ आसन ही आसन है, ऐसा नहीं है। आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा, गति, ध्यान, ये सब योग का अंग है। और जब हम प्राणायाम की बात करते हैं तो प्राणायाम में विशेष रूप से एक ऐसा प्राणायाम जो हमारी स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, चेहरा निस्तेज हो जाना, बालों का झड़ने लगना, कानों से सुनना कम हो जाना, हृदय रोग हो जाना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, इन सब समस्या के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। और ये प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। आज हम समझेंगे भ्रामरी प्राणायाम को कैसे करते हैं और कैसे इसके लाभ ले सकते हैं। भ्रामरी यथा नाम तथा गुणा, यानी भ्रमर गुंजन करना है। कभी कभी इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं बी ब्रीदिंग। बी ब्रीदिंग इसका सही ट्रांसलेशन नहीं है। मक्खी जैसी आवाज़ नहीं करनी, भंवरे जैसी आवाज़ करनी है। तो बम्बल बी जैसी आवाज़ करनी है, बी जैसी नहीं। इसको ध्यान से समझिए, प्रतिदिन इसका अभ्यास कीजिए। ये निरापद प्रैक्टिस है, प्रत्येक व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप अपने आसन में स्थिर होकर के बैठेंगे, अपनी उंगलियों से अपने कानों के फ्लैप को बंद करेंगे।
यहाँ एक गलती अक्सर सब क्या करते हैं कि कान के अंदर उंगली डालते हैं। अंदर नहीं डालना, हमारा जो ये कान का एक छोटा कान है, जो कान का फ्लैप है, उसको हमें ब्लॉक करना है इस तरह से। तो ये ज़रूर सब ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से कानों को बंद किया, नासिका से ही सांस लेना है, नासिका से ही छोड़ना है। पर सांस छोड़ते समय भंवरे जैसी, भ्रमर गुंजन, भंवरे जैसी आवाज़ क्रिएट करनी है और उसके इफेक्ट को अपने कपाल पर, अपने हृदय पर, अपने पूरे शरीर पर अनुभव करना है। धीरे से कानों को खोलेंगे, हाथों को वापस ले आएंगे। आँख खोलने की कोई जल्दी नहीं, क्योंकि पूरा जो ऊर्जा का प्रवाह है वो आपका खोपड़ी की तरफ है। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकना, धीरे से आंखें खोल देना। ये भ्रामरी प्राणायाम का एक स्टेप है। आप इसको 5 बार रिपीट कर सकते हैं और धीरे धीरे 10 रिपीटिशंस तक भी लेकर के जा सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास खाली पेट करें, प्रातःकाल या सायकाल करें। अगर अनिद्रा की स्थिति है तो सोने से पहले भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। आप सब योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर।